जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में अल्लट के बारे में पढ़ा था। सारनेश्वर प्रशस्ति जो 953 ईस्वी की है, जिसके अंदर अल्लट के विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमने शक्ति कुमार के बारे में पढ़ा था, जो मालवा के राजा मुंज परमार से युद्ध हार जाता है और वो आठपुर का विलेख लिखवाता है 977 ईस्वी का, जिसमें अल्लट के परिवार के बारे में जानकारी दी गई है कि अल्लट की जो माँ थी महालक्ष्मी, वो राष्ट्रकूट वंश से थी, पुत्र नरवाहन था और पत्नी हुन राजकुमारी हरिया देवी थी। अल्लट ने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। इसके अलावा काल भोज बप्पा रावल के पुत्र खुमान की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसने अरबी आक्रांताओं को युद्ध में हराया था। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जो रण सिंह कर्ण सिंह है, उसके समय जो गुहिल वंश है, उसकी एक शाखा सिसोदा गांव में स्थापित की जाती है राहफ के द्वारा, और जो शेम सिंह है, शेम सिंह मेवाड़ में राजा बनता है। फिर हमने तेज सिंह पढ़ा, जिसके समय जेतर सिंह पढ़ा। फिर बुथाला का युद्ध, जो इल्तुतमिश को बुथाला के युद्ध में हराता है। फिर हमने तेज सिंह पढ़ा। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ते हैं। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह जो है, ये समर सिंह का बेटा है। किसका बेटा है? समर सिंह का। वही समर सिंह जिसने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की खिलजी की जो सेना थी, वो सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए जा रही थी, और जैसे वो मेवाड़ वाले टोल पर पहुंची तो उनसे कर वसूल किया गया। और मेवाड़ वाले टोल वालों ने कहा कि भाई नहीं, आप चाहे दिल्ली के हो, चाहे कहीं के हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख व्यक्ति ही क्यों न हो, आपको कर देना पड़ेगा। और उनसे कर वसूला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा हुआ है, और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आ रहा है चित्तौड़ पर। और उस समय चित्तौड़ का राजा कौन है? रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करने के लिए आ रहा है, उसके कुछ कारण हैं, वो कारण देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण, या आक्रमण का कारण। पहला कारण तो आपको सबको पता है, मेरा बताया हुआ है कि चाहे कोई राजा होगा, उसकी इच्छा रहती है कि साम्राज्य बढ़ाया जाए। तो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति क्या है? साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। सब अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। फिर दूसरा कारण, समर सिंह ने कर वसूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो गद्दी पर बैठा हुआ है, उसने कहा कि ऐसा कोई साम्राज्य नहीं है जिसे मैं झुका नहीं सकूं। उसी दौरान एक मंत्री खड़ा होता है, वो कहता है कि महाराज, हमारी जो सेना सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गई थी 1299 ईस्वी में, उनसे मेवाड़ महाराणा समर सिंह ने कर वसूल किया था। पहले आप उन्हें तो देख लो, फिर बाद में ये बातें करना थोड़ी अच्छी भी लगेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप कहे तो सही रहे हो, क्यों न चित्तौड़ पर आक्रमण किया जाए। जो प्रतिष्ठा थी दिल्ली की, उसे ठेस पहुंची थी। प्रतिष्ठा का सम्मान, प्रतिष्ठा का सम्मान। एक कारण यह भी है कि जो चित्तौड़ दुर्ग है, वो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। कोई भी आक्रांता अगर चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आए, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान वो डायरेक्टली चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण नहीं कर सकता। उसका मुख्य कारण है कि चित्तौड़ जो दुर्ग है वो बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा है कि उसमें 30,000 व्यक्ति आराम से रह सकते हैं। कितने व्यक्ति? 30,000 व्यक्ति। तो चित्तौड़ का जो प्रभाव है वो चारों तरफ बढ़ रहा है। और चित्तौड़ का जो प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था, वो काल भोज बप्पा रावल के समय हुआ था, जिसने प्रत्येक आक्रांता को युद्ध में हराया था। चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव।
चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव। रावल तेज सिंह के समय बलबन आक्रमण करने के लिए आया लेकिन असफल रहा। उससे पहले दिल्ली का राजा इल्तुतमिश आ रहा है, वो भी असफल रह रहा है बुथाला के युद्ध में 1227 ईस्वी वाली। चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव। फिर जो चित्तौड़ था यह गुजरात और मालवा वाले मार्ग पर था। चित्तौड़ कहां था दोस्तों? गुजरात और मालवा के मार्ग पर स्थित था। अगर गुजरात और मालवा में लूटपाट करनी है, आक्रमण करने हैं, तो उसके लिए अगर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और जो गुजरात और मालवा पर बार बार आक्रमण किया जा रहा था, उस आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि गुजरात और मालवा वाले दिल्ली को समय समय पर कर पहुंचाए। जब भी गुजरात और मालवा वाले कर पहुंचाना बंद कर देते, उस दौरान दिल्ली वाले राजा को वापस आक्रमण के लिए आना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि अगर कोई मेरा प्रमुख व्यक्ति चित्तौड़ बैठ जाए और वो चित्तौड़ से और गुजरात मालवा से कर वसूल करके मेरे तक भेजे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो इस कारण उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। कौन? चित्तौड़। चित्तौड़ गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। यही लिख देता हूं, चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। सामरिक व व्यापारिक महत्व। एक कारण यह भी था। पांचवा कारण है पद्मावती। पांचवा कारण कौन है? पद्मावती। हम पद्मावती के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते पहले। ये जो पद्मावती के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है वो होती है मलिक मोहम्मद जायसी से। किससे होती है? मलिक मोहम्मद जायसी से। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो शेरशाह सूरी का दरबारी है और 1540 ईस्वी में वो पद्मावती एक रचना लिख रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत। इस रचना से हमें जानकारी मिलती है। यह कब लिखी गई थी? 1540 ईस्वी में। कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी किसका दरबारी था? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का दरबारी। शेरशाह सूरी का दरबारी था। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। जो मलिक मोहम्मद जायसी है यह शेरशाह सूरी का दरबारी है और 1540 में पद्मावत के बारे में लिख रहा है। और यह लिखता है कि जो पद्मावत है, पद्मिनी है, ये सिंहल द्वीप की है। कहां की है? सिंहल द्वीप की। सिंहल द्वीप जो वर्तमान में श्रीलंका है। सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। कौन? पद्मावत या पद्मिनी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी है। इसके जो पिता है वो गंधर्व सेन है। पिता कौन है? गंधर्व सेन। पिता गंधर्व सेन है। माता चंपावती है। माता कौन है? चंपावती। इसका एक तोता है पद्मावती का, पद्मिनी का, जिसका नाम है हीरामन। मलिक मोहम्मद जायसी कहता है कि पद्मिनी नाम की रावल रतन सिंह के एक रानी है सॉरी उस रावल रतन सिंह वाली जो रानी है पद्मिनी, वो बेहद खूबसूरत है और उसके लिए आक्रमण करने के लिए आ रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी।
एक कहानी सुनाता हूं जो पद्मावत में लिखी हुई है। पद्मावत के अनुसार एक शिकारी था जिसने एक तोते का शिकार किया, और जो वो तोते को मारने वाला था तो वो तोता कहता है कि यार शिकारी, कम से कम तू मुझे तो मत मार। शिकारी चारों तरफ देखने लगा और उसने बोला, आपका ध्यान किधर है? आपका हीरो आपके हाथ में है, और जो ये गर्दन लपेटने वाले हो, ये गलत कर रहे हो, मैं ही बोल रहा हूं। शिकारी ने बोला, आइला तोता बोला? बोला हाँ, तोता बोला। शिकारी खुश हुआ। शिकारी रावल रतन सिंह के दरबार में जाता है और उन्हें कहता है कि महाराज, मेरे पास एक तोता है जो बातें करता है। रावल रतन सिंह को लगता है कि यार जो शिकारी है इसकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति खराब होगी और इसे कुछ इनाम चाहिए होगा, वो दे दिया जाए, इसे फ्री किया जाए। उसका एक मुख्य कारण है, भाई जो तोते हैं उन्हें जैसे आप सिखाओगे वो तोते वैसे ही बोलते हैं। तोते बोलते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सामान्य बात। जो घर पर तोते पालते हैं उन्हें पता है कि हम तोते को सिखाते हैं राम राम को तो वो राम राम बोलता है, जय श्री कृष्ण सिखा तो जय श्री कृष्ण बोलता है, तोता बोलता है। सिखाते वक्त ध्यान रखना, कई ऐसे सिखाते हैं बोल मिठू राम राम, वो तोता आपको वापस कहता है बोल मिठू राम राम। वो तोता ये कहता है कि मैं तो मिठू हूं जो हूं, अब आप भी हो। तो सिखाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, कहीं ऐसा नहीं हो आप स्वयं मिठू बन जाओ उसके चक्कर में। रतन सिंह ने बोला, भाई सब तोते बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसने इसे ट्रेंड किया होगा, इसे इनाम देकर भेज दिया जाए। एक बार रावल रतन सिंह अपनी रानी नागमती के पास में बैठे थे और नागमती की तारीफ कर रहे थे और उसे कह रहे थे कि देखो तुम्हारे क्या घने बाल है, क्या तुम्हारी आंखें। उसी दौरान वो तोता वहीं बैठा था और उसने कहा कि महाराज, ये आपकी रानी तो कुछ भी नहीं है, जो सिंहल द्वीप में एक रानी है पद्मिनी, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर किसी लड़की के सामने किसी दूसरी लड़की की तारीफ कर दी जाए, सोचो क्या बीतती होगी, कैसे सहन कर ले वो। और नागमती ने कहा कि महाराज आप पहले जाओ और देख कर आओ, इतनी कितनी सुंदर है। रावल रतन सिंह के तो खुद के मन में लड्डू फूटा था, परमिशन चाह रहा था। इस बार नागमती ने परमिशन दे दी। कहा जाता है रावल रतन सिंह सिंहल द्वीप श्रीलंका पहुंचता है एक साधु के रूप में। अरे साधु के रूप में जाना क्या था, भारत से लेकर श्रीलंका पहुंचा, जितने में तो खुद ही साधु बन गया था। दाढ़ी मूंछ बढ़ चुकी थी जो उसने कटवाई नहीं, और साधु का रूप धारण कर लिया, भगवा वस्त्र धारण किया और गंधर्वसेन के महल के आसपास घूमने लगा। उसे पता चला कि कोई बगीचा है जहां पद्मिनी आया करती है टहलने के लिए। रतन सिंह उस तरफ जाता है। रतन सिंह को पद्मिनी दिखाई देती है। रतन सिंह पद्मिनी को देख रहे हैं और रतन सिंह को पद्मिनी के पिता गंधर्वसेन देख रहे, और उन्होंने कहा कि यह कौन है, इसे दरबार में उपस्थित किया जाए। जब रावल रतन सिंह को दरबार में उपस्थित किया गया, उस दौरान रतन सिंह से कहा गया कि आपकी वेशभूषा से और आपके हुलिये को देखकर नहीं लगता कि आप कोई सामान्य पुरुष हो। वही बाहुबली मूवी वाली स्थिति है कि बाहुबली प्रभास से कहा जाता है कि आपको देखकर नहीं लग रहा, आपके हाथों को देखकर नहीं लग रहा कि आप कोई सामान्य व्यक्ति हो। आपके हाथों को देखकर ऐसे लग रहा है कि आपने खूब युद्ध किए हैं। रावल रतन सिंह ने कहा कि आपने सही पहचाना, मैं मेवाड़ का राजा हूं, रावल रतन सिंह। एकदम से गंधर्वसेन अपनी गद्दी से खड़े हो गए और बोला कि धन्य है हमारी धरा जो आप यहां पधारे, बताओ किस लिए आए। रावल रतन सिंह कहता है कि मैंने आपकी पुत्री के बारे में प्रशंसा सुनी थी, तारीफ सुनी थी, इन्हें देखने के लिए आया था। मेवाड़ का राजा यह बात कह रहा है, गंधर्वसेन खुश हो जाता है और वो कहता है कि देखने की क्या जरूरत है, आप बहुत अच्छे राजा हो, आपके मेवाड़ की ख्याति चारों तरफ फैली हुई है, आप एक काम करो, पद्मिनी से विवाह कर लो। गंधर्वसेन अपनी पुत्री पद्मिनी का विवाह कर देते रावल रतन सिंह के साथ। रावल रतन सिंह मेवाड़ पहुंचते हैं और अपनी पहले वाली रानी को कहते हैं कि ये देखो, यह रही पद्मिनी, कितनी खूबसूरत है, आप आराम से अब देख सकते हो। पहले वाली रानी ने कहा कि मैंने आपसे ये थोड़ी कहा था कि आप विवाह करके आ जाना, मैंने तो कहा देखना कितनी खूबसूरत है। रावल रतन सिंह ने कहा कोई बात नहीं, अब ये आपके ही साथ रहेंगे। पद्मिनी जो अब चित्तौड़ आ चुकी है और रावल रतन सिंह के द्वारा पद्मिनी की मुलाकात अपने गुरु राघव देव से करवाई जाती है। गुरु ये देखना चाह रहा है कि जो पद्मिनी है वो कितनी चतुर है, कितनी चालाक है, कितनी बुद्धिमान है और कितनी साहसी है। राघव चेतन
जब पहली बार पद्मिनी को देखता है तो राघव चेतन तो खुद बेहोश होकर गिर जाता है। पानी के छींटे दिए जाते हैं, राघव चेतन को होश आता है। राघव चेतन कहता है कि जो कुछ भी मुझे पूछना है बाद में पूछूंगा। अब राघव चेतन तो सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, एक ही मंत्र का जाप करें, ओम पट सुआ पद्मिनी वश में हुआ, ओम पट सुआ पद्मिनी मेरे वश में हो। राघव चेतन तो पद्मिनी के चक्कर लगाने लग गया। जब यह बात रावल रतन सिंह को पता चली तो राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया गया, सजा नहीं दी गई। उसका एक मुख्य कारण था क्योंकि राघव चेतन रावल रतन सिंह का गुरु था। राघव चेतन को इस बात का बुरा लगा। अरे गलत किया, बुरा कहां लगना था, लेकिन जो बुरा करता है उसे कभी भी ऐसे नहीं लगता कि मैं गलत हूं इसलिए मुझे दरबार से निकाला गया है और मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। अलाउद्दीन खिलजी अब चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आता है, जो लंबे समय तक घेरा डालकर बैठा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उस दौरान वो प्रजा पर अत्याचार करने लग जाता है। रावल रतन सिंह को पता चलता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। इस दौरान पद्मिनी कहती है कि आखिर ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता क्या है। तब उसे बताया जाता है कि वो आपको देखने के लिए आया है। तो आप बोला कोई बात नहीं, वो मुझे देखना चाहता है तो देख कर वापस चला जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने भी पत्र लिखा था कि रावल रतन सिंह अगर एक झलक देख लेने दे, एक नजर देख लेने दे, फिर मैं वापस चला जाऊंगा दिल्ली। पद्मिनी के कहने पर रावल रतन सिंह तैयार हो जाता है। और पद्मिनी का कहने का भी एक मुख्य कारण था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि आने वाली पीढ़ियां मुझे कोसे कि मेरे कारण प्रजा पर अत्याचार हो रहा था। और जो चित्तौड़ का राजा था, मेवाड़ का राजा था रावल रतन सिंह, वो दूर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठा था, जो स्वयं को राजा कहता था और प्रजा की रक्षा तक नहीं कर रहा था। रावल रतन सिंह को लगा कि हाँ यार बात तो ठीक है, अगर वो इसे देखकर वापस जाना चाहता है तो चला जाए। अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलग अलग इतिहासकारों का मत है कि पद्मिनी की जो परछाई थी या पद्मिनी को मिरर के अंदर दिखाया गया, कुछ कहते हैं कि जल के अंदर दिखाया गया, कुछ कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी देख रहा था पद्मिनी को उसी समय पर्दा गिरा दिया गया। लेकिन चंद सेकंडों के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देख लिया था। हिंदू संस्कृति कहती है कि अगर दुश्मन भी घर पर आया हुआ हो तो उसे चाय नाश्ता खाना करवा कर भेजना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी को खाना खिलाया गया रावल रतन सिंह के द्वारा, और फिर उसे बाहर गेट तक छोड़ने के लिए स्वयं रावल रतन सिंह जाता है। आज भी आपके घर पर या मेरे घर पर किसी के भी घर पर गेस्ट आते हैं तो उन गेस्ट को हम गाड़ी तक छोड़कर आते हैं, गाड़ी में बैठाते जो हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। रावल रतन सिंह यही कर रहा था। अलाउद्दीन खिलजी को बाहर छोड़ने के लिए गया। अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि मौका है, और वो पद्मिनी को तो नहीं ले जा पाया लेकिन रावल रतन सिंह को उठाकर ले गया और दिल्ली चला गया। दिल्ली से उसने पत्र लिखा पद्मिनी को कि अगर 5 दिनों के अंदर आप उपस्थित नहीं हुए तो आपके राजा, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को मौत के घाट उतार दूंगा और इसका सिर भेज दूंगा मेवाड़। पद्मिनी को लगा ये तो गलत है यार। पद्मिनी वापस पत्र लिखती है रावल रतन सिंह के लिए, अलाउद्दीन खिलजी को, कि मैं स्वयं तो आऊंगी, जो आऊंगी, मेरे 1600 दासियां हैं, मेरे साथ मैं अपनी 1600 दासियों को लाना चाहती हूं, क्या आप परमिशन देते हो और थोड़ा समय देते हो? आने में समय लगेगा, 1600 दासियों को ला रही हूं। अलाउद्दीन खिलजी खुश होता है कि क्या बात है, रानी तो आ रही है, जो आ रही है उसके साथ 1600 दासियां आ रही है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ठीक है, आपको जितना समय चाहिए उतना समय लो और आप पहुंचो। पद्मिनी जिसका विवाह हुआ था, उस विवाह के दौरान उसके साथ उसका चाचा गोरा और उसका भतीजा बादल दोनों उसके साथ आए थे, जो मेवाड़ के प्रमुख सेनापति थे। ये किसी बात को लेकर रावल रतन सिंह से नाराज होकर एकांत में रहने लग गए थे। जब पद्मिनी उनके बारे में पता कर उन तक पहुंचती है तो उन्हें पूरी बात बताती है। गोरा और बादल को लगता है कि काश अगर हम नाराज होकर यहां से नहीं निकले होते मेवाड़ से तो आज ये नहीं होता। गोरा बादल कहते हैं कि ये जो हुआ है ये सब हमारे कारण हुआ है, अगर हम रहते तो अलाउद्दीन खिलजी की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपको देख सके या मेवाड़ की धरा पर पैर रख सके। गोरा और बादल ने पद्मिनी से कहा कि आप चिंता मत करो, हम दोनों जाएंगे सेना लेकर और रावल रतन सिंह को छुड़ा कर लाएंगे। पद्मिनी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे,
अगर तुम आक्रमण करोगे तो हो सकता हो रावल रतन सिंह को मौत के घाट उतार दे। घोड़ा बादल ने कहा यह बात भी सही है, लेकिन हम आपको कैसे जाने दे? हिंदू संस्कृति यह कहती है कि गाय गो गंगा की रक्षा करनी हो और सिर कटवाने हो तो कि चाहे कितने भी सिर क्यों न कटे, इनकी रक्षा करना जरूरी है। और आप कह रही हो कि आप दिल्ली जाओगे, ये कैसे पॉसिबल है? हम तो सोचते तो भी हमारे पैरों तले जमी खिसक जाती है। पद्मिनी कहती है कि आप चिंता मत करो, उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है। वो कहती है कि जो मैंने उनसे रावल रतन सिंह के लिए अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि मैं अपने साथ 1600 दासियों को ला रही हूं, वो 1600 दासियां नहीं लेकर चलेंगे तो हमारे प्रमुख योद्धा लेकर चलेंगे, और जो पालकी को ले जाने वाले वो भी हमारे योद्धा लेकर चलेंगे। मैं जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने उपस्थित होंगी तो उसे कहूंगी कि भाई आज रात्रि के समय में रावल रतन सिंह के पास जेल में रहना चाहती हूँ, और उस दौरान मैं उसे छुड़ा लूंगी, मैं उसे लेकर वहां से निकल लूंगी, और आप युद्ध करना, और फिर हम सब साथ आ जाएंगे। गोरा बादल ने बोला हाँ ये बात तो ठीक है। और इसी के आधार पर पद्मिनी दिल्ली पहुंचती है प्रमुख योद्धाओं के साथ। अलाउद्दीन खिलजी खुश होता है, वो कहता है कि मांगो पद्मिनी, तुम्हें क्या चाहिए? पद्मिनी कहती है कि मैं चाहती हूं कि आज रात में रावल रतन सिंह के साथ रुकूं। अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी पद्मिनी की सुंदरता को देखकर, और वो कहता है कि ठीक है आप रावल रतन सिंह के साथ रुक सकते हो। जैसे रावल रतन सिंह पद्मिनी को वहां देखता है दिल्ली में, रावल रतन सिंह की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे सांप पास से गुजरा हो। रावल रतन सिंह कहता है कि पद्मिनी जी आपने ये क्या किया? धिक्कार है हमें हमारी जिंदगी पर, शर्म आती है हमें आज ये कहते हुए कि हम चित्तौड़ के राजा हैं, हम राणा वंश से हैं, हम गुइल वंश से हैं, हम उस कालभोज बप्पा रावल के वंशज हैं जिसने मानमोरी को हराया, इराक के अजात को हराया, अरब के जुनैद को हराया, यहां तक कि गजनी के राजा को हराकर वहां अपने साम्राज्य की स्थापना की, और वहीं आज हमारे कारण आपको दिल्ली आना पड़ा। पद्मिनी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर कि मैं आपको यहां से बचा कर ले जाऊंगी। रावल रतन सिंह कहता आप और मुझे बचा कर? क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ, कि मैं जितनी सुंदर हूं उससे ज्यादा मैं बुद्धिमान हूं, चतुर हूं। रानी पद्मिनी अपनी बुद्धि के कारण, अपने साहस के कारण, अपने शौर्य के कारण यहां से रावल रतन सिंह को लेकर आ जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है तो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। उस दौरान गोरा और बादल डटकर युद्ध करते हैं और दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, बादल जो है साका के दौरान अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करने के लिए आया था उस दौरान मारा गया। बात यह है कि गोरा और बादल युद्ध करते हुए मारे गए। जहां एक तरफ इतिहासकार रानी पद्मिनी की सुंदरता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि रानी पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा तो कहीं वो चतुर और बुद्धिमानी थी, साहसी महिला थी। जब जब हिंदू संस्कृति पर आघात पहुंचा है उस दौरान इस हिंदू संस्कृति को बचाने वाली रही है तो वो महिला शक्ति रही है। चाहे हम मां दुर्गा के रूप में ले, चाहे मां पद्मिनी के रूप में ले, यह सत्य है। कई इतिहासकार कहते हैं कि जब पद्मिनी पान खाया करती थी और वो पान जब गले में उतरता था वो दिखाई देता था। उन इतिहासकारों के गले में यह बात क्यों नहीं उतरती कि जो मां पद्मिनी है वो सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा तो वो बुद्धिमान थी, साहसी थी और चतुर थी। ये रचना लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बनाया। रतन सिंह को क्या किया? बंदी बनाया। जिसे गोरा और बादल ने अपना बलिदान देकर
मुक्त करवाया। हमारी जो राजस्थान की ख्यातें हैं वो कहती है कि जो पद्मिनी है ये बीकानेर के पास में एक जगह है पुग्गल, पुग्गल का एक पुण्यपाल भाटी था, ये पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। राजस्थानी ख्यातों के अनुसार पद्मावती पुग्गल के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। इसके साथ इसका चाचा और भतीजा आया था गोरा और बादल, जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अगर हम बात करें ये जो पद्मावत है इससे सहमत कौन कौन है, तो इससे सहमत है मुहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। पद्मावत से सहमत कौन है? मुहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। मुहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। असहमत कौन है? असहमत है सूर्यमल मिशन। कौन है? सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन इससे असहमत है, वो कहते हैं कि नहीं, जो पद्मिनी है पद्मावत है वो पुग्गल के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पुग्गल के पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बनाया, जिसे गोरा और बादल ने अपना बलिदान देकर मुक्त करवाया। अब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं और रावल रतन सिंह केसरिया धारण कर रहा है और पद्मिनी जौहर की तैयारी कर रही है। जहां केसरिया और जौहर हो उसे हम साका कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का साका, चित्तौड़गढ़ का साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी। 26 अगस्त 1303 ईस्वी। केसरिया रतन सिंह, जौहर, पद्मिनी और उसके साथ जो उसकी 1600 दासियां थी उन्होंने भी किया। 1600 महिलाओं ने। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए रतन सिंह वीर गति को प्राप्त होता है। पद्मिनी अपनी 1600 दासियों के साथ, महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है अपने पुत्र खिज्र खां को। चित्तौड़ का प्रशासक बनाता है अपने पुत्र खिज्र खां को। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, अपने पुत्र को बैठाता है चित्तौड़ में प्रशासक के रूप में।
खिज्र का अब यही है, खिज्र का बेटा बेचारा करे तो क्या करे, चित्तौड़गढ़ में बैठा है। इस दौरान ये एक नदी थी, गंभीरी नदी, उस नदी को देखने के लिए गया था। इसकी इच्छा थी कि इस छोर से उस छोर चले, लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो उसे लगा कि इधर से उधर जाने के लिए क्यों न पुल का निर्माण करवाए। खिज्र खां यहां गंभीरी नदी के, खिज्र खां बेड़च नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करवाता है। खिज्र खां ने बेड़च नदी पर, गंभीरी और बेड़च दोनों नदियां हैं जो चित्तौड़ को पानी देती है, पुल का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? एक मकबरे का निर्माण करवाया। जब इसने यहां पर मकबरे का निर्माण करवाया तो मकबरे पर एक शिलालेख लिखवाया, प्रशस्ति लिखवाई। किसने? खिज्र खां ने। अभिलेख लिखवाया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को, किसे? अलाउद्दीन खिलजी को संसार का महान रक्षक का, संसार का महान रक्षक का दूसरा सिकंदर कहा, ईश्वर की छाया का। जहां एक तरफ खिज्र खां अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहा है कि वो संसार का महान रक्षक है, दूसरा सिकंदर है, ईश्वर की छाया है, वही हम जब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है और उसे पता चलता है कि जो पद्मिनी है उसने जौहर कर लिया है। जब उसे पद्मिनी हाथ नहीं लगती है तो इस दौरान वो बौखला जाता है और वो चित्तौड़ में 30,000 जो लोग रह रहे थे उनके कत्ले आम का आदेश दे देता है। और वह कहता है कि जो कोई भी बच्चियां, महिलाएं, बच्चे आपके हाथ लगे उन्हें दिल्ली ले जाकर आप बेच सकते हो, कुछ भी उनके साथ कर सकते हो। जब महिलाओं को यह बात पता चलती है चित्तौड़ दुर्ग की, तो वो अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ अग्नि स्नान कर लेती है, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए। अगर ये बात हम सोचें तो हमारी रूह कांप उठती है। सोचो उन महिलाओं ने, या ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें अभी समझ भी नहीं थी, उन छोटी छोटी बच्चियों को वो महिलाएं अपनी गोद में लेकर बैठ चुकी थी अग्नि स्नान के लिए। दोस्तों, इस समय चित्तौड़ दुर्ग में हर घर में जौहर हुआ था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घरों की दीवारें इस बात की गवाह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया और उसे पद्मिनी नहीं मिली तो उसने जब 30,000 लोगों का कत्ले आम का आदेश दिया, उस दौरान जो महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, उन सभी ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए अग्नि प्रवेश कर लिया था। अगर आज हम खाना बना रहे और खाना बनाते समय तवे पर अपना हाथ चला जाए तो हम चंद सेकंडों के भी भाग से, बहुत स्पीड से हमारा हाथ वापस खींचते हैं तवे से। आप सोचो कि उन महिलाओं ने, उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों ने कैसे अग्नि स्नान किया होगा। जब बात आई आत्मसम्मान की तो महिलाओं ने इस बात की परवाह नहीं की। चित्तौड़ दुर्ग की, उनका यही मानना था कि आत्मसम्मान रहना चाहिए और स्वयं की रक्षा करना जरूरी है। कोई पराया पुरुष हमें छूना तो दूर, कोई देख भी नहीं पाएगा। और
चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जितनी भी महिलाएं थी, बच्चियां थी, लड़कियां थी, उन सब ने अग्नि प्रवेश कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्ल ए आम करवाया, कत्ले आम करवाया। कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद में इसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा था, खिजराबाद। चित्तौड़ का नाम बदला। खिजराबाद। इस बात की हमें जानकारी कहां से मिलती है? दाहिबी पीर की दरगाह है। क्या है? एक दाहिबी पीर की दरगाह, उस पर अभिलेख लिखा हुआ है, दाहिबी पीर की दरगाह के अभिलेख। ये जो अभिलेख है ये 1325 ईस्वी का है। कब का है? 1325 ईस्वी का। से जानकारी, भाई से जानकारी प्राप्त होती है, धाइबी पीर की दरगाह से जानकारी प्राप्त होती है। यहां पर एक अभिलेख है 1325 ईस्वी का, जिसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद अपने पुत्र खिज्र खां को प्रशासक बनाया, और जो चित्तौड़ दुर्ग था उसका नाम अपने पुत्र खिज्र के नाम पर खिजराबाद रखा। अब खिज्र खां यहां बैठा है, खिज्र खां बैठा था तो बेटा बेटा परेशान हो गया। उसने बेडस नदी पर एक पुल का निर्माण करवाया, एक मकबरा बनवाया। मकबरे में उसने लिखवाया कि अलाउद्दीन खिलजी संसार का महान रक्षक है, दूसरा सिकंदर है और ईश्वर की छाया है। जब थोड़ा समय निकला तो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस खिज्र खां को चित्तौड़ से दिल्ली बुला लिया। अब बात यह थी कि चित्तौड़ किसे सौंपा जाए। जालोर का एक राजा था कानड़देव सोनगरा। जो कानड़देव सोनगरा है उसका भाई था मालदेव मुछाला। वो छोटे मोटे अटैक करता था अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर। एक दिन उसे पकड़ लिया गया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पूछा गया, भाई तू है कौन, क्यों बार बार तू मेरे ऊपर आक्रमण करता है, क्यों परेशान करता है? तो कहता है कि मैं जालोर का जो राजा था कानड़देव सोनगरा, जिस पर आपने आक्रमण किया था, मैं उसी का भाई हूं। तो तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे साम्राज्य चाहिए, आपने मेरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, आप मुझे साम्राज्य दे दो, मैं आपको समय समय पर कर पहुंचाता रहूंगा, दिल्ली कर पहुंचाया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला ठीक है, हमारे पास एक पोस्ट खाली है और वो जो वैकेंसी है वो है चित्तौड़ की। उसने बोला ठीक है, जालोर के पास ही है और मैं भी अपने वर्तमान निवास स्थान के पास ही रह लूंगा। मालदेव मुछाला जो कानड़देव सोनगरा का भाई था जालोर के राजा का, उसे चित्तौड़ दुर्ग दे दिया जाता है, उसे चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक बना दिया जाता है। मालदेव इसे मुछाला राजा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सोनगरा है, इसकी बड़ी बड़ी मुछे थी, इस कारण इसे मुछाला राजा कहा जाता है। मालदेव मुछाला या सोनगरा को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग दिया गया। अब चित्तौड़ दुर्ग किसका है? मालदेव मुछाला का या मालदेव सोनगरा का। दोस्तों, जब चित्तौड़ वाला युद्ध हुआ था उस दौरान सिसोदा गांव के सामंत थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। वो अपने 7 पुत्रों के साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, चित्तौड़ की रक्षा करते हुए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। किससे होती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति से। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार
कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सिसोदा गांव के सामंत लक्ष्मण सिंह, सिसोदा गांव के सामंत लक्ष्मण सिंह चित्तौड़गढ़ की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों सहित मारे गए। रावल रतन सिंह कंप्लीट है। एक बार रावल रतन सिंह के बारे में वापस देख लेते हैं। रावल रतन सिंह जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के प्रमुख कारण है साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, प्रतिष्ठा का सम्मान, चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। चित्तौड़ गुजरात व मालवा मार्ग पर स्थित था। पद्मिनी जिसके बारे में जानकारी मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से, जिससे सहमत है मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, असहमत है सूर्यमल मिश्रण। शेरशाह सूरी का दरबारी था, इसने यह रचना 1540 में लिखी। इसी कारण सूर्यमल मिश्रण साहब कहते हैं कि इसने अपने मन के आधार पर लिखी है। तो फिर पद्मिनी कहाँ की थी? अगर सिंहल द्वीप श्रीलंका की नहीं थी तो वो कहते कि नहीं, यह पुग्गल की राजकुमारी थी जो पुण्यपाल भाटी की पुत्री थी। पद्मावत में जानकारी मिलती है कि इसका जो निवास स्थान था वो सिंहल द्वीप था। यह सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। पिता गंधर्व सेन थे, माता चंपावती थी, तोता हीरामन था। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को बंदी बनाया। रतन सिंह की रक्षा करते हुए गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त होते और पद्मिनी रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाकर चित्तौड़ ले आती है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है। चित्तौड़ में शाखा होता है 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। केसरिया करने वाले रतन सिंह, जौहर करने वाले पद्मिनी और 1600 महिलाएं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जीत लेता है, चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और कत्लेआम का आदेश देता है, जिस दौरान 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जितनी भी महिलाएं, स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी, बच्चियां थी, उन सबने अग्नि स्नान कर लिया था अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए। चित्तौड़ का प्रशासक था खिज्र खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। यह जानकारी हमें दाइबी पीर की दरगाह के अभिलेख से प्राप्त होती है, जो 1325 ईस्वी का है। खिज्र खान ने बेड़च नदी पर पुल का निर्माण करवाया। चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया गया, जो उस दौरान वहां एक अभिलेख लिखवाया गया। संसार का महान राष्ट्र रक्षक कहां गया, राजा कहां गया, दूसरा सिकंदर कहां गया, ईश्वर की छाया कहां गया। मालदेव मुछाला को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग दे दिया गया और जो खिज्र खां है वो वापस दिल्ली चला गया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार सिसोदा गांव का सामंत था लक्ष्मण सिंह, जो चित्तौड़ की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लास आज कंप्लीट।